लेकिन मिस्टर अक्षर पुरुषोत्तम, मैं आपको एक चीज़ अच्छे से समझा दूँ, अगर उस पर आपने अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो आई एम वार्निंग यू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अक्षर पुरुषोत्तम कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी, तो आज क्या ही सुनता। उसे अच्छे से मालूम था कि अब उसे क्या करना है और कैसे करना है। Hey Lilies, my name is Satyanshi and welcome back to my channel. Let's start chapter of Two Souls Written in Scars, Hindi version. त्रिश्विका ने अपनी डेस्क पर पड़ी एक फाइल उठाई तो सही, उसे समझने की कोशिश भी की, पर 2 पेजेस खत्म करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार उसने फाइल रख दी और खुद से ही मायूस होकर बोली, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? लेकिन फिर खुद के अंदर खुद ही आत्मविश्वास भरती हुई बोली, नहीं, मैं हार नहीं मान सकती, मुझे ये सब जल्दी ही सीखना होगा। कान्हा जी प्लीज हेल्प करना। और तभी उसका फोन बजने लगा। त्रिश्विका ने देखा उसकी स्क्रीन पर नेहा नाम फ्लैश हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए नेहा की कॉल एक स्वाइप के साथ रिसीव की और बोली, नेहा, हाय, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ अश्विनी, आप कैसी हो? आज आपका ऑफिस का पहला दिन है ना, कैसा बीत रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? निहारिका ने बड़े ही प्यार से पूछा। त्रिश्विका ने वो फाइल देखी और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सब अच्छा है नेहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तुम बताओ, इस वक्त कॉल किया? तुम कॉलेज में नहीं हो क्या? नहीं दी, मैं कॉलेज में ही हूँ। निहारिका ने अटकते हुए आगे कहा, वो मैंने आपको थैंक यू कहने के लिए कॉल की थी। थैंक यू? किस लिए नेहा? त्रिश्विका ने पूछा। निहारिका बोली, 2 चीज़ों के लिए अश्विनी। पहली इसलिए क्योंकि आपने आखिरकार कार्हिक को बैंगलोर जाने के लिए राज़ी कर लिया, और दूसरी इसलिए क्योंकि आपने ये चीज़ राज रखी कि मैंने आपको ये सब बताया था। अगर आप कार्हिक से ये कहती कि मैंने ये सब आपको बताया है तो शायद वो दोबारा मुझ पर कभी विश्वास नहीं करता। सो थैंक यू सो मच दी। त्रिश्विका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। वो बोली, नेहा, कार्हिक मेरा छोटा भाई है, पर तुम भी मेरी कुछ लगती हो ना। मैंने तुम्हें भी बचपन से देखा है नेहा, बच्चा, तुम भी मेरी छोटी बहन हो। मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कार्हिक को पता चलनी चाहिए और कौन सी नहीं। इतना मत सोचो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके जी अश्विनी, बाय, टेक केयर। निहारिका ने दिल में सुकून लिए कहा, बाय, टेक केयर टू यू टू। त्रिश्विका ने भी कहा और कॉल कट कर दिया। इधर निहारिका ने जैसे ही कॉल कट किया, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, नेहा। निहारिका चौंक कर पीछे मुड़ी। उसने देखा कार्हिक ठीक उसके पीछे खड़ा था। निहारिका को लगा कि शायद कार्हिक ने उसकी और त्रिश्विका की सारी बातें सुन ली। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आने लगी। उसने कांपते होठों से कहा, कार्हिक, तुम यहाँ? नेहा? कार्हिक ने निहारिका के चेहरे पर घबराहट देखकर पूछा, तुम इतना डर क्यों गई? तुम ठीक तो हो? निहारिका ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तुम अचानक से आ गए ना, इसलिए घबरा गई। कार्हिक ने निहारिका के कंधे पर हाथ रखा और उसका एक गाल प्यार से खींचते हुए बोला, अरे मेरी नाजुक गुड़िया, इतनी सी बात पर डर गई? बाय द वे, तुम किससे बात कर रही थी? अश्विनी। निहारिका के होठों से लफ्ज संभालने से पहले ही बेसाख्ता निकल गए और उसे ये कहने के तुरंत बाद ही रिग्रेट फील हुआ। ये क्या हो गया उससे? कार्हिक ने त्रिश्विका का नाम सुना तो उससे पूछा, दी से इस वक्त क्या बात कर रही थी तुम? उफ, ये लड़का और इसके इतने सारे सवाल, अब वो इसका क्या ही जवाब दे? निहारिका ने अटकते हुए कहा, वो तुमने सुबह बताया था ना कि आज अश्विनी का उनका पहला दिन है ऑफिस में, तो मैंने बस यूं ही हालचाल पूछने के लिए कॉल कर लिया। ओह, तो ऐसा साफ साफ बोलो ना, इतना स्टैमर करने की क्या ज़रूरत है? कार्हिक ने कहा। निहारिका उसकी बात सुनकर ऑकवर्डली मुस्कुरा दी। कार्हिक ने कहा, नेहा, तुम मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रही हो, चलो आज कॉलेज बंक करके कहीं डेट पर चलते हैं। नहीं कार्हिक, अगले 10 मिनट बाद मेरी क्लास है, निहारिका ने फौरन मना करते हुए कहा। कार्हिक बोला, क्लास के नोट्स कल सौम्या से ले लेना, वैसे भी मैं परसों जा रहा हूँ पूरे 2 महीनों के लिए, इसलिए प्लीज़ आज मेरे साथ डेट पर चल लो। कार्हिक के दूर जाने के नाम से निहारिका भी थोड़ी मायूस हो गई और उसे मना नहीं कर पाई, इसलिए उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर कार्हिक निहारिका को लेकर कॉलेज से निकल गया। इधर त्रिश्विका ने अपने डेस्क पर पड़ी वो फाइल उठाई और अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने बाहर आकर पूरे फ्लोर पर नज़र दौड़ाई, पर उसे नकुल कहीं नज़र नहीं आया। एम्प्लॉयज़ में से एक लड़की त्रिश्विका के पास आई और उसने पूछा, क्या हुआ मैम, आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? हाँ, मैं मिस्टर नकुल को ढूंढ रही हूँ, क्या आपने देखा है उन्हें?
उनका कॉल भी नहीं लग रहा है, मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ, त्रिश्विका ने कहा। त्रिश्विका की बात सुनकर उस एम्प्लॉय ने कहा, मैम शायद नकुल सर ऑफिस में नहीं है, अभिज्ञान सर उन्हें कहीं जाने के लिए कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। मैं उनके केबिन में थी इसलिए मैंने सुना। ओह नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, त्रिश्विका मुस्कुरा कर बोली। वो एम्प्लॉय भी मुस्कुराते हुए वहां से अपनी जगह पर वापस चली गई। त्रिश्विका ने एक गहरी सांस ली और अपने डैड के केबिन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। थोड़ी देर बाद अभिज्ञान जी के केबिन का दरवाजा अचानक से खुला और त्रिश्विका ने अंदर आते हुए कहा, डैड वो नकुल शायद ऑफिस में है नहीं तो आप ही मुझे। इतना कहते कहते त्रिश्विका की आवाज़ उसके गले में फंस गई। उसने देखा अभिज्ञान जी के केबिन में इस वक्त सिर्फ अभिज्ञान जी ही नहीं बल्कि 3 लोग और थे। एक तो उसकी मॉम भूमिका जी थी, बाकी 2 लोगों के चेहरे उसने ठीक से देखे नहीं क्योंकि दोनों की ही बैक इस वक्त त्रिश्विका की तरफ थी। उन 2 आदमियों में से एक अभिज्ञान जी के डेस्क के सामने लगी चेयर पर बैठा था और दूसरा उसके बगल में खड़ा था। शायद वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। त्रिश्विका ने एक नज़र अभिज्ञान जी पर डाली और दूसरी भूमिका जी पर। दोनों ही इस वक्त परेशान नजर आ रहे थे। त्रिश्विका को चेयर पर बैठे आदमी का साइड एंगल दिख रहा था। उस आदमी ने इस वक्त मिंट ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था, बाल अच्छे से सेट थे, आंखों पर गॉगल्स थे जो काफी महंगे लग रहे थे, पाँव में शूज चमचमा रहे थे और शायद हल्की बियर्ड भी थी जो उसके चार्म को और बढ़ा रही थी। त्रिश्विका को वहां देखकर अभिज्ञान जी थोड़ा घबरा गए और उसके इस वक्त बिना नॉक किए केबिन के अंदर चले आने पर नाराज भी हो गए। उन्होंने इस बार थोड़े गुस्से में त्रिश्विका का पूरा नाम लेते हुए कहा, त्रिश्विका तुमने केबिन के अंदर आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? मैनर्स भूल गई हो अपने? त्रिश्विका। ये नाम सुनते हुए उस आदमी की आंखों ने हरकत की। हालांकि वो अभी भी पीछे नहीं मुड़ा था, पर उसे अभिज्ञान जी के पीछे लगे विंडो ग्लास में हल्का हल्का त्रिश्विका का अक्स दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने बिना अपनी पलकें झपकाए त्रिश्विका को ठीक से देखने की कोशिश की, पर लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से वो त्रिश्विका को ठीक से देख नहीं पाया। ये सारी हरकतें उसके गॉगल्स पहनने की वजह से किसी को नहीं दिख पाई। दूसरी तरफ त्रिश्विका ने अभिज्ञान जी की गुस्से से भरी आवाज सुनी तो वो समझ गई कि शायद गलत वक्त पर उसने केबिन में कदम रख दिया है। वो अटकते हुए बोली, डैड आई एम सॉरी, वो नकुल की कॉल भी नहीं लग रही और ऑफिस में भी वो कहीं नहीं दिख रहा है। मुझे इस फाइल में आपकी हेल्प चाहिए थी, इसलिए आई एम रियली सॉरी डैड। उस आदमी ने त्रिश्विका की आवाज़ सुनी और जैसे उस आवाज़ में खो सा गया। ये आवाज़ उसने सालों बाद सुनी थी और उस आदमी ने त्रिश्विका की आवाज़ सुनकर एक गहरी सांस ली। उसने खुद से ही मन में कहा, आज भी यह आवाज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसी 4 साल पहले लगती थी, एंजेलिक, डलसेट एंड प्रीति। त्रिश्विका की बात सुनकर भूमिका जी फौरन अपनी जगह से उठी और ऑकवर्डली मुस्कुराकर बोली, अरे इट्स ओके अश्वी बेटा, कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। जी मॉम, त्रिश्विका ने अपना सिर झुकाकर कहा। भूमिका जी और त्रिश्विका उस केबिन से बाहर जाने लगे तो अभिज्ञान जी बोले, अश्वी। यस डैड। त्रिश्विका के पाँव वहीं रुक गए और वो पीछे मुड़कर बोली। अभिज्ञान जी ने कहा, अगली बार मेरे केबिन में आने से पहले नॉक करके आना। त्रिश्विका ने अभिज्ञान जी की बात सुनी और अपना सिर नीचे झुकाते हुए शर्मिंदा होती हुई बोली, जी डैड, आई एम रियली सॉरी। ये सब कुछ उस आदमी की आंखों के सामने हुआ और उसने त्रिश्विका की बातें सुनकर अपनी मुट्ठियां गुस्से में भींच ली। उसकी जॉ लाइन कस गई पर उसने एक लफ्ज नहीं कहा। त्रिश्विका और भूमिका जी वहां से चले गए। अभिज्ञान जी वापस से उस आदमी की तरफ मुड़े और उससे माफी मांगते हुए बोले, आई एम रियली सॉरी मिस्टर पुरुषोत्तम, वो मेरी बेटी ने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है, उसे यहाँ के रूल रेगुलेशंस नहीं मालूम, उसकी वजह से जो भी डिस्टर्बेंस हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इट्स ओके, लेट्स प्रोसीड। अक्षर ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा। जी हाँ। इस वक्त अभिज्ञान जी के सामने रे कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट अक्षर पुरुषोत्तम बैठा था, जो इस वक्त अभिज्ञान जी के लिए किसी डेविल से कम नहीं था और साथ ही उसके साथ खड़ा शख्स उसका असिस्टेंट संयम था। अभिज्ञान जी ने कुछ सालों पहले अपनी डूबती कंपनी का डेट चुकाने के लिए रे कॉर्पोरेशन से 240 करोड़ रुपयों का लोन लिया था, जिसे वो आने वाले 5 सालों में चुकाने वाले थे और अब वो 5 साल खत्म हो चुके थे और अभिज्ञान जी इन 5 सालों में रे कॉर्पोरेशन को बस 100 करोड़ रुपए ही चुका पाए थे। अभी भी 140 करोड़ रुपयों का लोन उनके कंधों पर था, जिसे चुकाने की उनकी कंडीशन नहीं थी क्योंकि कंपनी में लगातार लॉस हो रहे थे। लेकिन अब पैसे तो चुकाने ही होंगे क्योंकि टाइम पूरा हो चुका था और इसी की सेटलमेंट कर रहे आज अक्षर खुद जिंदल ग्रुप के ऑफिस आया था। थोड़ी देर तक और बात करने के बाद अक्षर संयम के साथ जिंदल ग्रुप के ऑफिस के बाहर आकर अपनी रोल्स रॉयस में बैठा। उसने अपने गॉगल्स उतारे और संयम से बोला, संयम मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। ऑफ कोर्स बॉस, आपको किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए? संयम ने पूछा। अक्षर ने जिंदल ग्रुप की तरफ देखा और अपनी गहरी आवाज में बोला, त्रिश्विका जिंदल, मुझे पिछले 4 सालों की कुंडली चाहिए इस लड़की की, वो भी जल्द से जल्द। ओके बॉस, हो जाएगा, डोंट वरी, संयम ने कार स्टार्ट करते हुए कहा। रात के 10 बज रहे थे। अक्षर अपने मैंशन में था और उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ वो ही चल रहा था जो आज दोपहर जिंदल ग्रुप में हुआ था।
उसके दिमाग में बस त्रिश्विका घूम रही थी। आज सालों बाद उसने उसकी आवाज़ सुनी थी, पर उसकी आवाज़ में वो शर्मिंदगी, हारी हुई आवाज़, वो ऐसी तो नहीं थी। वो कभी इतनी कमज़ोर नहीं थी। फिर इन 4 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसने त्रिश्विका को ऐसा बना दिया? अक्षर से इंतज़ार कर पाना मुश्किल हो रहा था। उसने एक नंबर डायल किया। 1-2 रिंग जाने के बाद ही कॉल रिसीव हो गई। दूसरी तरफ से संयम ने कहा, जी बॉस, सब ठीक तो है? आपने इतनी रात को कॉल किया? संयम, 2 दिन नहीं, मुझे कल ही त्रिश्विका जिंदल के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। मैं 2 दिनों तक इंतज़ार नहीं कर सकता, अक्षर ने सख्त आवाज़ में कहा। संयम के मुंह से शॉक की वजह से बस इतना ही निकला, क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अक्षर ने उसे ऐसे रिएक्ट करते हुए देखा तो पूछा। संयम को होश आया कि उसने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी। उसने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है बॉस कि इतनी जल्दी, इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, मैं इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करूँगा? वो सब सोचना तुम्हारा काम है। अगर तुमसे नहीं होगा तो तुम कल अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर मुझसे कंपनी में मिलना। मैं इस काम के लिए किसी दूसरे काबिल इंसान को ढूंढ लूंगा, अक्षर ने वार्निंग भरे लहजे में कहा। अक्षर की बात सुनकर संयम घबरा गया। वो बोला, नो बॉस, आपको कल तक सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं कल सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे कंपनी में मिलूंगा। बेटर, अक्षर ने कॉल कट करते हुए कहा। दूसरी तरफ कॉल कटते ही संयम ने पैनिक करते हुए टिश्यू पेपर्स उठाए और अपना हाथ साफ किया। उसे इतनी जल्दबाजी करते देख श्रव्या ने खाना खाते हुए बोला, अब क्या हुआ तुम्हें? कहाँ भागे जा रहे हो? बॉस की कॉल थी, इम्पोर्टेंट काम आ गया है। संयम ने अपनी कार कीज उठाते हुए कहा, पर आज हम डेट पर हैं संयम, मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते तुम। श्रव्या ने इरिटेट होते हुए कहा। संयम ने श्रव्या के माथे पर किस किया और उस होटल से निकलता हुआ बोला, आई एम रियली सॉरी श्रव्या, प्लीज मुझे आज जाना होगा, बाय। घर जाने के लिए कैब या टैक्सी ले लेना और मुझे इन्फॉर्म कर देना घर पहुंचकर। पर संयम, श्रव्या ने उसे रोकना चाहा पर अब तक संयम जा चुका था। श्रव्या ने गुस्से में अपनी भी प्लेट अधूरी छोड़ दी और बोली, किसी दिन ये अक्षर पुरुषोत्तम मेरे हाथों से ही मरेगा। अगले दिन शाम के 4 बज रहे थे। एयरपोर्ट पर कारिक के साथ निहारिका और त्रिश्विका थे। अभिज्ञान जी और उमिका जी को आज भी अपने काम से फुर्सत नहीं थी कि अपने बेटे को आकर सी ऑफ कर सके। अगले 20 मिनट में कारिक को चेक इन करना था। निहारिका की आंखों में आंसू थे। पहले कभी कारिक निहारिका से इतने दिनों के लिए दूर नहीं हुआ था, पर आज उसे अपनी इंटर्नशिप के लिए बैंगलोर जाना था, वो भी पूरे 2 महीनों के लिए। कारिक ने निहारिका का माथा सहलाया और बोला, मेरे जाने के बाद रोना मत, मैं तुम्हें रोज वीडियो कॉल करूंगा, ओके? वहाँ जाकर तुम्हें मुझसे ज्यादा परफेक्ट लड़की पसंद आ गई तो? निहारिका ने बच्चों की तरह पाउट बनाकर पूछा। नहीं आएगी, क्योंकि तुमसे ज्यादा परफेक्ट कोई है ही नहीं। मेरी नेहा मेरे लिए इस दुनिया की सबसे ज्यादा परफेक्ट लड़की है, समझी तुम? कारिक ने मुस्कुराते हुए निहारिका को समझाया, अपना ख्याल रखना, टाइम से सुबह उठ जाना, वरना बॉस से डांट पड़ेगी। निहारिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। कारिक उसका एक गाल खींचता हुआ बोला, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है, मुझे डेली तुम ही उठाती हो, वैसे भी तो मैं वहाँ चला भी गया तो भी मुझे टाइम से उठाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके? अश्विनी की टेंशन मत लेना, मैं हूँ उनके साथ। निहारिका ने कहा, जानता हूँ, तुम दी का ख्याल रखोगी, साथ में अपना भी ख्याल रखना, कारिक ने कहा। निहारिका ने कारिक को हक किया और बोली, आई लव यू कारिक, आई टू लव यू नेहा। कारिक ने भी निहारिका को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। त्रिश्विका ने फाइनली कहा, अच्छा नेहा, आप कारिक को जाने दो, वरना उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। निहारिका कारिक से दूर हो गई और बोली, जी दी। फिर कारिक त्रिश्विका के पास आया और उसने उसे हक करते हुए कहा, दी, मैं कुछ दिनों के लिए आपसे दूर तो जा रहा हूँ, पर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बस एक कॉल कर देना मुझे, अपना ख्याल रखना दी। त्रिश्विका ने मुस्कुराते हुए कारिक की बैग सहलाई और बोली, जानती हूँ, वहाँ अपनी इंटर्नशिप पर ध्यान देना, मेरी या नेहा की फिक्र मत करना, ओके? चलता हूँ दी, बाय, टेक केयर। कारिक ने कहा, फिर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद त्रिश्विका ने निहारिका के कंधे पर हाथ रखा और बोली, हम भी घर चले नेहा? निहारिका अभी भी उसी तरफ देख रही थी जहाँ से अभी अभी कारिक अंदर गया था। उसने एक गहरी सांस ली और उदासी से बोली, जी अश्विनी, घर चलते हैं। फिर वो दोनों भी पार्किंग एरिया में लगे अपने कार की तरफ चले गए। सूरज ढल चुका था। रे कॉर्पोरेशन के ऑफिस में संयम ने अपने सामने खड़े इंसान से कहा, सर, बॉस तो अभी एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उन्हें आने में न जाने कितना समय लगेगा। ठीक है, जब वो आ जाए तो उसे इन्फॉर्म कर देना कि मैं आया हूँ, उस आदमी ने अक्षर के केबिन की तरफ जाते हुए कहा। जी ठीक है, संयम बोला। लगभग 2 घंटे बाद अक्षर मीटिंग रूम से बाहर आया। उसका ब्लेजर इस वक्त उसके हाथों में था। शर्ट के 2 ऊपरी बटन्स खुले हुए थे और चेहरे से वो काफी थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में भी उसकी थकावट साफ नजर आ रही थी। वो अभी अपने केबिन की तरफ जा ही रहा था कि तभी संयम ने पीछे से उसे आवाज दी, बॉस। अक्षर रुका और बोला, क्या बात है? बॉस, वो अनंत सर आए हुए हैं।
और वो आपके ऑफिस में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। संयम ने उसे बताया। अनंत का नाम सुनकर अक्षर के चेहरे से उसकी थकावट जैसे गायब सी हो गई और इससे पहले कि कोई उसे नोटिस करता उसका चेहरा वापस से नॉर्मल हो गया। उसने संयम से कहा, ओके ठीक है, 2 ब्लैक कॉफ़ी भिजवा दो। ओके बॉस, संयम ने कहा। फिर अक्षर फौरन अपने केबिन की तरफ तेजी से बढ़ गया। जैसे ही उसने अपने केबिन का दरवाज़ा खोला, उसे सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया जिसकी बैग उसकी तरफ थी। अक्षर ने दरवाज़ा बंद किया और बोला, भाई। वो आदमी अक्षर की आवाज़ सुनकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ मुड़ा। उस आदमी ने ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उम्र यही कोई 28 से 30 साल के बीच होगी। चेहरे पर साफ फीचर्स और गठीला बदन, आंखों पर चश्मा जो उसके लुक को एनहांस कर रहा था। अक्षर ने उसे देखा और फौरन जाकर उसे गले से लगा लिया। अनंत ने भी उसे अपने गले से लगाया और बोला, चीकू, कितने दिन हो गए हैं, हम सब याद भी हैं या नहीं तुझे? अक्षर अनंत से अलग हुआ और बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, बस काम को लेकर काफी उलझ गया हूँ, इसलिए कहा था कि अलग घर मत ले। सब एक साथ रहते तो कम से कम आंखों के सामने तो रहता तू, पर नहीं, न जाने कौन सा भूत सवार था अकेले रहने का। अनंत ने अक्षर को फटकार लगाई। अक्षर मुस्कुराता हुआ बोला, छोड़ो ना भाई, कई साल हो गए इस बात को, तक ताने मारते हो। भाभी कैसी है? और अनवी, वो कैसी है? तेरी भाभी भी अच्छी है और अनवी भी 2 साल की है और अभी से ही अपने चाचू को बहुत मिस करती है, अनंत ने कहा। और मॉम डैड? अक्षर ने पूछा। अनंत, मॉम तो हर रोज चीकू चीकू की माला जपती हैं और डैड, उनका तो तुझे पता ही है, वो कभी कुछ नहीं कहते। कहने को तो उन्होंने तुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, पर ये हम सब जानते हैं कि वो तुझसे कितना प्यार करते हैं, बस कभी अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देते। अनंत की बात सुनकर अक्षर ने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, डैड ने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अनंत ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है चीकू, अगर वो तुझे समझते नहीं तो कभी अकेले यूं अपने ही शहर में अपनों से इतनी दूर नहीं रहने देते। पर यही तो वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। अक्षर ने कहा, नहीं, तूने उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने से मना कर दिया, जिसका सपना उन्होंने तेरे बचपन से देखा था, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, अनंत ने कहा। अक्षर बोला, भाई मैं डैड की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, ये तो आप भी जानते हैं, और क्यों नहीं कर सकता ये भी मैं समझता हूँ, अनंत ने बैठते हुए कहा। अक्षर भी वहीं सामने वाले सोफे पर बैठा और बोला, भाई मुझे कुछ बताना है आपको। बोलना, अनंत बोला। अक्षर, भाई इन सब की वजह वापस आ गई है, भगवान प्रार्थनाएं पूरी करता है भाई। अच्छा, और तुझे कैसे पता ये? ऐसा क्यों लगता है तुझे? अनंत ने अपनी कॉफी की एक सिप ली जो अभी थोड़ी देर पहले श्रव्या उनकी केबिन में लेकर आई थी। अक्षर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज सालों बाद दोबारा उसे देखा भाई, वही आवाज़ दोबारा सुनी, उसका दोबारा मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनता है। क्या तूने उसे कहाँ देखा? अनंत ने हैरानी से पूछा। अक्षर, जिंदल ग्रुप में। मेरे इतने सालों की प्रेयर्स का नतीजा मुझे आखिरकार मिल ही गया, पर उसकी शादी हो चुकी है, अनंत ने अक्षर को याद दिलाते हुए कहा। ये बात तू कैसे भूल गया? सिर्फ उसके देखने से वो तेरी नहीं हो जाएगी चीकू, ये एक कड़वा सच है। उसकी शादी हुई थी भाई। अक्षर ने एक फाइल उठाते हुए होठों पर स्मार्क लिए कहा। क्या मतलब है तेरा? मैं समझा नहीं। उसकी शादी हुई थी? अनंत ने असमझ की स्थिति में पूछा। अक्षर ने कॉफी की एक सिप ली और बड़े ही आराम से बोला, उसका डाइवोर्स हो चुका है, अब उसकी जिंदगी में कोई नहीं। अनंत ने सुना तो उसके होठों पर भी एक स्मार्क छा गया। फिर वो बोला, लेकिन मिस्टर अक्षर पुरुषोत्तम, मैं आपको एक चीज अच्छे से समझा दूं, भले ही उसका डिवोर्स हो चुका है, पर आप उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या वो किसी दूसरे रिश्ते के लिए तैयार है, ये पहले जानना जरूरी है आपके लिए। अगर उस पर आपने अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो आई एम वार्निंग यू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षर ने अनंत की बात सुनी तो अपना मुंह बनाया। वो धीरे से बुदबुदाया, उफ इनके एथिक्स। क्या कहा? अनंत ने सवाल किया। अक्षर फौरन बात बदलता हुआ बोला, कुछ नहीं भाई, आप सही कह रहे हैं। उसने अनंत से तो कह दिया, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वो ही जानता था। और अक्षर पुरुषोत्तम कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी, तो आज क्या ही सुनता। उसे अच्छे से मालूम था कि अब उसे क्या करना है और कैसे करना है। Hey lilies, your turn to shine. What stole your heart in this chapter and what didn't? What deserves a little extra love? Share your thoughts in below. I can't wait to hear your opinion. Don't forget to like, comment and share this update with your favorite bookworms. Your support fuels our journey with this novel. Stay tuned for more twists and turns in Two Souls Written in Scars. Until then, may your dreams be filled with your favorite fictional characters. All yours, Satyanshi.